हम लोगों को लखनऊ की इस कॉलोनी में मुंतकिल हुए 3 साल हो चुके थे। अपना जाना पहचाना शहर, उसका पुराना मोहल्ला और आबाई घर, जिसमें हम लोग एक अरसे से रहते आ रहे थे, जहां मेरा और अदीमा का देरीना ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ था और मैं बहुत शौक़ और अरमान के साथ उसको अपनी ज़िंदगी का साथी बनाकर लाया था, मुझे काटने को दौड़ने लगा। घर का हर कोना और मोहल्ले की हर गली कूचा मुझे आसिफ ज़दा मालूम होता था। जहाँ भी जाता था मुझे अपनी मासूम बेटी का साया नज़र आता था। मुझे महसूस होता वो मुझे पुकार रही है और कुछ कह रही है। क्या कह रही है ये मैं समझ नहीं पाता। शायद जालिम से बदला लेने की बात कर रही हो। ज़हनी अज़ियत ये सोचकर और बढ़ जाती कि बदला लूँ तो किससे लूँ। उस दिन अपनी आंखों से देख लिया था, कुत्ते की मौत मारा गया था वो। मेरे दिल को इतनी तो तस्कीन मिल गई थी कि मेरी बेटी का मुजरिम आज़ाद नहीं घूम रहा था, लेकिन फिर भी गम मुझे दीमक की तरह अंदर ही अंदर चाट रहा था। बेटी के अचानक गायब हो जाने के बाद गम फिक्र ने मुझे इस तरह गिरफ्त में ले लिया था कि मैं मुसलसल टूटता ही चला गया और फिर तोड़ फोड़ इस कदर बढ़ती गई कि ज़िंदगी ही मुझे अजाब लगने लगी। दिन हो या रात यही गम मेरे जहन को कुरेदता रहता। मार डाला तो किस तरह मारा होगा, किन किन अजियतों से गुजरी होगी। ज़रा सी बीमार होती थी या गिर जाती थी तो बचपन से उसका यही शेवा था, फ़ौरन मुझे पुकारती थी, डैडी, चाहे मैं कोसों दूर हूँ। उस वक्त भी पुकारा होगा। क्या क्या अखलाक सोज हरकत की गई होगी उसके साथ, और मैं उसकी मदद को ना पहुँच सका। इन अंदोहना ख्यालात के जाल में मुक़य्यद मेरा दिल, मेरा जहन और मेरा सीना छलनी होता रहता। नतीजे के तौर पर मैं नफ्सियाती मरीज़ बनकर रह गया। जिनसी तशद्दुद, इज्तिमाई अस्मत दरी और इस किस्म के दीगर वहशियाना वाक़यात तो बराबर सुनने में आते रहते हैं। अखबार मुतअद्दिद रूह फरसा ख़बरों से भरा होता है। टेलीविज़न पर भी ऐसी ही रूह इंसानियत को लर्जा देने वाली ख़बरें तकरीबन रोज़ ही मिलती हैं। ये सब हौलनाक ख़बरें पढ़कर और सुनकर मैं भी औरों की तरह इससे सख्ती इंसानियत और माशरे में फैली हुई अखलाक़ी पस्ती पर अफसोस करके और हुकूमत, पुलिस, इंतज़ामिया और दरिंदा सिफत मुजरिमों को बुरा भला कहकर खामोश हो जाता था। लेकिन ऐसे वाक़यात की संगीनी का असल एहसास जब होता है जब ऐसे ही वहशाना वाक़े की धमक बराह रास्त ख़ुद अपने क़ल्ब पर पड़े। ये कड़वी और मजरूह कुन हकीकत मुझ पर भी अयां जब ही हुई जब एक भारी ज़र्ब ने मेरा दिल पाश पाश कर दिया। अदीमा ने मेरी शिकस्ता हाली देखकर मेरा गम गलत करने की गरज से ख़ुद अपने सीने पर पत्थर रख लिया। जब मेरी इख्तिलाजी कैफियत मेरी सेहत पर बहुत ज़्यादा असर अंदाज होने लगी तो एक दिन उसने मुझे शहर ही बदल लेने का मशवरा दिया। आपकी गिरती हुई सेहत अब तशवीशनाक सूरत इख्तियार कर रही है। नया घर और नई जगह जाकर मुमकिन है आपकी तबीयत बहल जाए। यहाँ का हर कोना हमें उसकी याद दिलाता है। मेरे वालिदैन और डॉक्टर का भी यही मशवरा था, लेकिन मैं इस शहर को किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। शायद मेरी बच्ची ज़िंदा हो, कहीं मुसीबत में फंसी हो। इसलिए मेरा मामूल भी यही बन गया था कि ऑफिस जाने के बजाय उसकी तलाश में निकल जाता, शहर का चप्पा चप्पा छानता और शाम होते होते पजमुर्दगी हालत में अफसुर्दगी की चादर लपेटे वापस लौट आता। इस तरह 2 साल गुजर गए। आफिया हमारी इकलौती औलाद थी जो बड़ी दुआओं और मन्नतों के बाद पैदा हुई थी। अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद हर किस्म के इलाज के बावजूद अदीमा दोबारा मां न बन सकी। लेकिन आफिया के चंचल मिजाज और खूबसूरत वजूद ने मज़ीद औलाद की कमी को पूरा कर दिया था। 10 बच्चों पर माशाअल्लाह ये अकेली भारी है, हम सबको नचाए रखती है। मेरी अम्मी अक्सर प्यार भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहती, और ये हकीकत भी थी कि परिंदे तो एक मखसूस वक्त में ही चहचहाते हैं, मगर हमारी चिड़िया हर वक्त चहचहाती रहती थी और उसकी ये खुशकुन चहचहाहट
मुस्कुराहट और शरारत रंग बनकर हमारी जिंदगी को बेहद पुररंग बनाए हुए थी। गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो रही थीं। उस दिन वो बहुत खुश थी और उसी रात किताबों और कॉपियों पर ब्राउन कागज चढ़वाने की जिद करने लगी। जब अदीमा ने दूसरे दिन चढ़ाने का वादा किया तो वो सब सामान लाकर खुद ही ये काम अंजाम देने के लिए बैठ गई। अरे तुम नहीं चढ़ा पाओगी, सब खराब कर दोगी, सब्र से काम लो, मैं कल दोपहर में सब पर खुद चढ़ा दूंगी कवर, अदीमा ने उसको टोका। डैडी, आप ज़रा अम्मी को भी बता दीजिए जो मुझे बताया था, उसने अदीमा की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए मुझसे कहा। क्या बताऊं, मुझे तो याद नहीं क्या बताया था तुम्हें। अरे यही कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि डोंट पुट ऑफ अंटिल टुमारो दैट यू कैन डू टुडे। मुझे बताकर खुद ही भूल गए मेरे डैडी, उसने मेरी गर्दन में अपनी बाहें हमायल करते हुए कहा। शरारत की कंदीलें उसकी आंखों में रोशन थीं। अरे मेरे सर में दर्द हो रहा है अफू, कल ज़रूर कर दूंगी, स्कूल तो परसों खुल रहा है। अदीमा ने प्यार भरी नज़रों से उसे देखते हुए अपनी मजबूरी का इजहार किया। अच्छा मैं खुद ही चढ़ा लूंगी, अब बड़ी हो गई हूँ, आफिया ने जिद की। जिद्दी नहीं सुनेगी, तुम सो जाओ, मैं इसकी मदद कर दूंगा, वरना सब बर्बाद कर देगी और रात भर जागती भी रह जाएगी, मैंने अदीमा से कहा और आफिया के सर पर चपत लगाते हुए उसके पास बैठ गया। मेरे डार्लिंग डैड, नींद तो मुझे भी आ रही है बहुत ज़ोर की, और आप ही तो कहते हैं बच्चों को जल्दी सो जाना चाहिए। मेरा नाम और क्लास भी अच्छी हैंडराइटिंग में लिख दीजिएगा और मैं चली सोने, कहते हुए वो मुस्कुराती हुई अपने कमरे की तरफ दौड़ गई। स्कूल खुलने का वो बेताबी से इंतज़ार कर रही थी। वो दिन भी आ गया। सुबह वो बगैर उठाए ही उठ गई। नई यूनिफॉर्म, नया जूता, नया बैग और नई किताबें, कॉपियाँ, बड़े जोश व खरोश के साथ नाश्ता करके खुशी खुशी स्कूल के लिए निकल पड़ी। स्कूल बस घर से थोड़ी ही दूर पर रुकती थी। 200 मीटर के करीब उसको पैदल चलना होता था। उस दिन वो स्कूल के लिए निकलेगी तो हमारे साथ आखिरी दिन होगा, किसको खबर थी। जब मामूल से ज़्यादा देर हो गई और आफिया घर वापस नहीं आई तो अदीमा ने घबराकर मुझे फ़ोन किया। मैंने स्कूल की प्रिंसिपल, बस ड्राइवर और आफिया के दोस्तों को फ़ोन किया। सबने तस्दीक की कि हमेशा की तरह वो इसी बस स्टॉप पर ठीक 3 बजे उतरी थी। जब मैं खुद तलाश में नाकाम हो गया तो पुलिस चौकी रिपोर्ट करने चला गया। किसी से फंसी हुई तो नहीं थी, प्रेम वरेम चल रहा हो, भाग गई हो? पुलिस चौकी पर तैनात अफसर ने गुटखा चबाते हुए पूछा। मेरी बेटी सिर्फ 11 साल की है, बच्ची है, बताया तो था। मेरा जी चाहा उसका मुंह नोच लूं, लेकिन वक्त का तकाजा कुछ और था, इसलिए सब्र का कड़वा घूंट पीकर मैंने जवाब दिया। तो शक है किसी पर? कोई पुरानी शत्रुता, लड़ाई झगड़ा किसी से? उसने दूसरा सवाल किया। मेरी नज़रों में फौरन उस लड़के की तस्वीर घूम गई जो 7-8 घर छोड़कर किराए के एक कमरे में रहता था, और आफिया जब ट्यूशन पढ़ने की गरज से घर से बाहर निकलती थी तो वो अक्सर उसको रोककर फाशगोई करता था। आफिया ने जैसे ही मुझे बताया, मैंने उसको बुलाकर बहुत डांटा था और उसके मालिक मकान और पुलिस को खबर करने की धमकी भी दी थी। लेकिन आफिया के गायब होने से एक दिन पहले उसने आफिया को फिर छेड़ा था और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच रहा था। मोहल्ले के कुछ लड़कों ने यह देख लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो उसको पकड़ते वो उनको देखकर भाग गया था और फिर मोहल्ले से ही गायब हो गया। मैंने फौरन उस लड़के की नाजेबा हरकतों का तस्करा किया। मेरी रिपोर्ट की सीसीटीवी कैमरे से तस्दीक होते ही पुलिस अमला उस लड़के को ढूंढ कर ले आया और हमें पहचानने के लिए चौकी पर बुलाया। यही है वो बदमाश। उस दिन तो हमारे हाथ से निकल गया था। मोहल्ले के लड़कों ने फौरन उसे पहचान लिया। उसको देखते ही मेरा खून खौल गया। मेरी बेटी को गायब हुए 2 दिन हो चुके थे। बता मेरी बच्ची कहाँ है? मैंने दांत भींचते हुए उसका गिरेबान पकड़कर उसको एक ज़ोरदार चांटा रसीद करते हुए दीवानावार पूछा। मुझे नहीं मालूम। उस दिन मोहल्ले के लड़के मुझे मारने दौड़े थे तो मैं डर गया था और अपनी खाला के घर जाकर रहने लगा था। मेरे मकान मालिक से ही पूछ लो, ये ऐसे नहीं बोलेगा,
कहते हुए मोहल्ले वाले उस पर पिल पड़े। भीड़ तो मकनतीसी सिफत रखती है, न जानते हुए भी कि असल मसला क्या है। माइल बा तशद्दुद लड़के हुजूम में दाखिल होने लगे और कुछ ही लम्हों में एक जम्मे गफीर ने उसे घेर लिया। पुलिस के मना करने के बावजूद जिसके जो हाथ में आया उस पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो रो रो कर अपनी बेगुनाही की कस्में खाता रहा, हाथ जोड़ता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन पुलिस बिफरे हुए हुजूम को काबू न कर पाई। मैं हलक फाड़ फाड़ कर चीखता रहा, मन्नत समाजत करता रहा, उसको न मारो, मेरी बच्ची का पता बताने दो। अरे मर जाएगा ये खबीस तो ये राज राज ही रह जाएगा। पूछो इससे मेरी बेटी को कहाँ छुपा कर रखा है इसने। लेकिन हुजूम कब किसी की सुनता है। किसी ने उसके सर पर ऐसा पत्थर मारा कि वो ज़मीन पर ढेर हो गया। उसकी मौत मेरी तमाम उम्मीदों की मौत थी। मैं रोज़ पुलिस चौकी जाता, खुशामद करता, मेरी बेटी को ढूंढ निकालो, जिंदा या मुर्दा, इसी ज़मीन और आसमान के बीच में तो है। पुलिस को जादूगर और सुपरमैन क्यों समझती है जनता। ढूंढ रहे हैं, जवाब मिलता। वहाँ बस स्टॉप पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसकी मदद लो, पता चलेगा कुछ कि वो किधर ले गया होगा। हमें हमारा काम न समझाओ। तुम्हें क्या लगता है नहीं देखा। पुलिस चौकी पर तैनात अफसर ने झुंझलाहट का इजहार करते हुए जवाब दिया। तो फिर क्या देखा, किस सिमत ले गया वो। मेरी बच्ची को उधर ही ढूंढेंगे। मैंने गुस्सा पीकर लजाहत के साथ पूछा। कैमरा उस दिन ख़राब था, कुछ पता चलता तो बताते, हमें अपना काम करने दो। अपनी आवाज़ ऊंची करके अफसर ने मुझे खामोश कर दिया और इशारे से चले जाने को कहा। जैसा कि अमूमन होता है, अगर ज़्यादती का निशाना बनने वाला बरसरे इख्तिदार तबके से ताल्लुक़ खुद न रखता हो तो मामले की जद में कोई बाअसर शख्सियत आ जाती है तो रफ्ता रफ्ता संगीन मामलात भी दबा दिए जाते हैं। मेरा मामला भी दब कर रह गया। पुलिस अमले ने हाथ जोड़ लिए और ये कहकर फाइल बंद कर दी कि मुजरिम मारा जा चुका है। सीसीटीवी कैमरा उस दिन ख़राब था, इसलिए कोई सबूत उनके हाथ नहीं लग पाया जिससे मालूम हो सके कि उस दिन लड़की के साथ क्या हुआ था, और गुमशुदा लड़की की लाश भी दस्तयाब नहीं हो सकी। मीडिया और एनजीओ वाले भी शोर मचाकर खामोश हो गए। नहीं खामोश हुआ तो वो था मेरे और मेरे घर वालों का दिल और दिमाग में उठता हुआ तूफान जो किसी तरह थमने का नाम नहीं ले रहा था। किसी कल करार नहीं था हमें, बेसुकूनी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी। अब 1 साल हो गया है। आप कब तक इस तरह ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए और हिम्मत से काम लीजिए। मुझे बखुदा आपके दर्द का एहसास है, लेकिन इस गिरदाब से आपको निकालना चाहता हूँ। मैंने आपका ट्रांसफ़र लखनऊ कर दिया है, वहाँ जाकर मेरी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। एक दिन मेरे बॉस जो बहुत नेक इंसान और दोस्त थे का फ़ोन आया। मौका अच्छा है, ये सब अल्लाह की तरफ से हुआ है। नई जगह जाकर शायद हमारे ज़ख्म कुछ मुंदमिल हो जाएं, और फिर बॉस भी कब तक इस तरह आपको तनख्वाह देते रहेंगे। हमारी तरफ से भी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, मेरी बीवी ने समझाया, और मेरी अम्मी से भी मज़ीद दबाव डलवाकर इस मनहूस शहर को खैरबाद कहकर मुझे लखनऊ चलने पर तैयार कर ही लिया। तब्दीली हम सब के लिए कारगर साबित हुई। नई जगह, नया घर, नई कॉलोनी, नए दोस्त, नया ऑफिस और उसकी नई जिम्मेदारियां मेरे ज़ख्मों पर भी मरहम का काम करने लगी। और इस तरह मेरा दिल जो महज गमकदा बनकर रह गया था, कारोबार ज़िंदगी में उलझकर कदरे बहल गया। लखनऊ आए हुए अभी कुछ साल ही हुए थे कि कोरोना की आफत ने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़ लिया और हमारा मुल्क और हमारा शहर भी आसेब ज़दा मालूम होने लगा। हर तरफ एक वीरानी और एक हू का आलम नज़र आने लगा। घर से निकलने पर पाबंदी हो गई। कुछ लोगों की ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर जमूद आ गया। बेरोज़गार हो गए और 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस गए। कुछ खुशकिस्मत लोग घर से ही ऑफिस का काम करने लगे। सुबह का वक्त था, मैं अपनी बालकनी में बैठा हुआ ऑफिस का काम कर रहा था कि अचानक एक शोर ने मुझे चौंका दिया। मैंने बालकनी से बाहर झांक कर देखा, 4-5 लड़के जो गालिबन हमारी कॉलोनी के पीछे की गली के ही थे, एक आदमी का पीछा कर रहे थे जो पीठ पर एक बोरी लादे उनके शर से बचने के लिए भाग रहा था। बोरी के वजन से उसकी पीठ काफ़ी झुकी हुई थी, फिर भी लंबे लंबे डग भरता वो अपने नहीफ बदन को घसीट रहा था
اور ساتھ ہی آسمان کی طرف دیکھ کر پوری شدت سے کچھ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا جو میں صاف نہیں سن پایا، صرف یا حق کی صدا ہی سنائی دے رہی تھی۔ لڑکے قہقہا لگا کر اس کو ڈھیلے مار رہے تھے اور گالیاں پک رہے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں اوپر سے ہی چیخا۔ ای سالا چور ہے، بوریا میں کچھ لے کر بھاگت ہے، مارو ای بدماش کو۔ لڑکے بدستور اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ یا تو ان تک میری آواز پہنچی نہیں تھی یا انہوں نے سنی انسنی کر دی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس ناتواں مجبور انسان کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میں نے فوراً ماسک پہنا اور نیچے اتر کر پیچھا کرنے والے بچوں کی طرف لپکا۔ رک جاؤ سب، پتھر کیوں مار رہے ہو؟ میں اور کچھ جو کالونی کے لوگ میری طرح شور سن کر نیچے اتر آئے تھے چیخے۔ ہم لوگوں کو دیکھ کر بچے رک گئے۔ چور ہے صاحب، بوریا دیکھو ہی کی، بچوں میں سے ایک نے کہا اور ایک ایک کر کے واپس چلے گئے۔ زخمی کر دیا بیچارے کو۔ اس کو بجلی کے کھمبے کے سہارے کھڑے ہو کر سر سے خون پوچھتے ہوئے دیکھ کر میں نے افسوس ظاہر کیا۔ پہلی بار ادھر نظر آیا ہے، خلیے سے تو پاگل لگ رہا ہے۔ وہاں موجود لوگوں میں سے کسی نے رائے دی، خلیہ تو واقعی اس کا قابل رحم تھا۔ شانے سے نیچے لٹکے ہوئے بال جو آپس میں الجھ کر چڑیا کے گھونسلے کی شکل اختیار کر چکے تھے، میلے کچیلے بوسیدہ کپڑے جن کا اصل رنگ کیا رہا ہوگا بتانا مشکل تھا۔ بڑی بڑی اندر دھسی ہوئی آنکھوں میں عجیب قسم کی وحشت اور کرب و خوف کا احساس اور جھریوں سے بھرا ہوا چہرہ جو ڈھلتی ہوئی عمر کی غمازی کر رہا تھا یا اعصاب شکن حالات سے مٹ بھیڑ کی گواہی دے رہا تھا، یہ بتانا مشکل تھا۔ آسمان کی طرف دیکھ کر ہوا میں اپنا ہاتھ گھما گھما کر چیخ رہا تھا، یا حق یا حق۔ وہ سب دیکھ رہا ہے۔ بھائیوں، انصاف صرف حشر کے دن نہیں ہوتا، دنیا میں بھی ہو جاتا ہے۔ ہا 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 ہا۔ کہاں بھاگ کر جائے گا انسان جو گناہ کا گواہ ہے، وہی قاضی بھی ہے۔ پھر اچانک وہ خاموش ہو گیا، پیٹھ پر سے بوری اتار کر کھمبے کے سہارے رکھی اور دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجا کر اونچی آواز میں گانے لگا۔ کبھی مایوس مت ہونا، خدا حاضر ہے ناظر بھی، خدا ظاہر ہے منظر بھی، وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے، مگر چکی کے پانٹوں میں بہت باریک پستہ ہے، کبھی مایوس مت ہونا۔ قدرت نے اس کو عجیب گلا بخشا تھا۔ جسم نحیف و کمزور لیکن آواز میں بڑی جان تھی۔ پاٹدار ہونے کے ساتھ ساتھ مترنم، دلسوز اور پراثر دل فریب آواز کے جادو سے ایسا سما بن گیا کہ فضا میں ایک سکوت سا طاری ہو گیا اور گانے کا ایک ایک لفظ سننے والوں کی روح میں اترتا چلا گیا۔ درمیان میں وہ کبھی روتا اور کبھی قہقہا لگاتا تھا جس نے سما کو مزید پراثر بنا دیا تھا۔ یہ پاگل نہیں ہے، مجھے تو مجذوب معلوم ہو رہا ہے، وجد میں ہے، کسی نے رائے دی۔ آپ کا مطلب ہے ملنگ یعنی درویش یا صوفی؟ ہاں، باتیں تو عارفانہ کر رہا ہے، میں نے ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ ارے مجھے تو ڈھونگی لگ رہا ہے۔ کورونا جب سے شروع ہوا ہے ایسے چور اچکے بے روزگار لوگ بھیس بدل کر گھوم رہے ہیں، نظر رکھنی ہوگی اس پر۔ ایک اور صاحب جو ہمارے ساتھ کھڑے تھے اس کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی رائے ظاہر کی۔ گانا تو اس کا آپ بھی بڑے جھوم جھوم کے سن رہے تھے۔ میں نے چٹکی لی کیونکہ میں ان کی رائے سے متفق نہیں تھا۔ صاحب پاگل ہے، یہ چور اچکا نہیں ہے۔ ہم لوگ ابھی آپس میں رائے زنی کر ہی رہے تھے، جھگی میں رہنے والا ایک آدمی جو اس کا گانا سن کر آ گیا تھا بڑے وثوق کے ساتھ بولا، تم جانتے ہو اس کو؟ کہاں سے آیا ہے یہ؟ کہاں رہتا ہے؟ ہم سب نے یکے بعد دیگر سوالات کی بوچھار کر دی۔ صاحب جانت نہیں ہوں کہاں سے آوا ہے، یہوں نہیں جانت کہ کون طرف آوا ہے، ای کے ساتھ ساتھ ہم پیدل ہی آئے ہیں، ای بڑی دور سے اپنی پیٹھ پہ یہ بوجھ ڈھوئی لاوا ہے، پاگل لاگت ہے، ملا چور نہیں ہے۔ کرونا وائرس کے اس قہر کی وجہ سے اچانک ملک گیر لاک ڈاؤن کے نافذ ہو جانے کے بعد بے روزگار مزدور اور دیگر پسماندگی کے شکار لوگ مختلف ریاستوں پریشانی کے عالم میں اپنے گھروں کے لیے پیدل ہی نکل پڑے تھے۔
कुछ की मौत तो रास्ते में ही वाक़ई हो गई थी, कुछ बदनसीब फुटपाथ पर बसों से और कुछ रेल की पटरियों पर रेल से कुचलकर मौत की मुंह में चले गए थे, और कुछ हज़ारों किलोमीटर का सफ़र पैदल करके एक शिकस्ता हालत में अपने वतन पहुंच गए थे। अब कहाँ रहता है जानते हो? मुझे न जाने क्यों इसमें दिलचस्पी पैदा हो गई थी। नहीं साहब, आज ही देखा है, 2 महीना पहले वही रास्ता में देखा रहे, कोनो से बातचीत ना ही करत है, कुछ खाने को दियो तो लई के खा लियत है, बुरान है बेचरवा, बहुत बारीक पिसता है, बहुत बारीक पिसता है। वो अभी भी उसी आहनी खंबे के नीचे खड़ा बार बार दोहरा रहा था और अपने सर से निकलते खून से पोंछकर अपने कुर्ते में जज्ब कर रहा था। मुझे अपनी तरफ आता देखकर खौफजदा सा हो गया और अपनी बोरी उठाकर भागना चाहता था, लेकिन बहुत वजनी बोरी थी, फौरन उठा नहीं पाया। भाई बोरी में क्या है? मैंने उसके करीब जाकर पूछा। मेरी कमाई है, लफ्ज़ कमाई पर जोर देते हुए उसने जवाब दिया। बहुत भारी मालूम होती है। क्या है इसमें? बताया तो था अभी, मेरी जिंदगी भर की कमाई है, उसने बोरी के ऊपर बैठते हुए जवाब दिया। कहाँ रहते हो? घर कहाँ है? उसके सुलझे हुए अंदाज़े गुफ्तगू ने मुझे मज़ीद सवालात करने पर आमादा कर दिया, ताकि मैं मालूम कर सकूं उसकी उस काबिल रैब हालत पर पहुंचाने की वजह क्या हो सकती है, क्योंकि वो पैदाइशी पागल से मुख्तलिफ था। हा 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 हा। वो दीवानावार कहका लगाने लगा। घर? जंगल में घर कहाँ होते हैं? घर में तो इंसान रहते हैं। इंसान कहाँ रहे? इंसान की शक्ल में सब हैवान हैं। गौर से देखो, मैं भी हैवान हूँ। आईने में गौर से देखो अपने को, शायद तुम भी हैवान ही हो। जानवर तो बस ऐसे ही घूमते रहते हैं शिकार की तलाश में। कभी वो बुलंद आवाज़ में बोलता और कभी बुदबुदाने लगता था, जैसे अपने से बात कर रहा हो। मुझे तो तुम्हारी पीठ जख्मी मालूम हो रही है। मैंने उसके कुर्ते पर जज्ब खून के धब्बे देखकर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाने की गरज से कहा था, लेकिन उसमें मेरा फितरी एहसास हमदर्दी भी शामिल था। ज़ख्म क्या है? ज़ख्म तो कहीं भी हो सकते हैं। ज़ख्म देना बहुत आसान जो है, जानवरों को सिर्फ ज़ख्म देना ही तो आता है। क्या तुम्हारे कहीं ज़ख्म नहीं है जिसमें हैरत और ताज्जुब का अंसर भी शामिल था? तीर की तरह मेरे दिल पर लगा, और मेरा ज़ख्म जो देखने वाले समझते थे कि शायद सूख चला है और हरा हो गया। मेरी आंखें पुरनम हो गईं। ये भी किसी बड़े गम का मारा है बेचारा, दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है। मैंने दिल ही दिल में सोचा। गम और ज़ख्म के इस रिश्ते ने मुझे इससे और करीब कर दिया था। ये मेरा पीछा कर रहा है, सब का खा गया, अब कुछ नहीं रहा मेरे पास। उसने अपने दोनों खाली हाथ दिखाते हुए बच्चे की तरह बिसूरते हुए शिकायत की। कौन पीछा कर रहा है? मैंने पूछा। उसने सुनी अनसुनी कर दी और टरटराने लगा। कुदरत के कानून से लड़ने चला था। हा 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 हा। बेखबर जो था। ये दुनिया मकाफात अमल है, अमल बुरा हो सकता है या अच्छा, उसका बदला ज़रूर मिलेगा। वो कभी कहका लगाता और कभी रोने लगता था। किस अमल की बात कर रहे हो भाई? कौन बेखबर था? मैंने फिर सवाल किया। अरे क्या उससे दिमाग खपा रहे हो? पागल है बेचारा। जमील जो मेरे फ्लैट के बिल्कुल सामने रहते थे, मुझे ढूंढते हुए इधर आ निकले थे। आहिस्ता से बोले, लेकिन उनका ये जुमला उसने सुन लिया था। सही पहचाना, अक्लमंद आदमी मालूम होते हो। हा 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 हा। तो फिर ये भी जानते हो गए कि शैतानी वसवसा इंसान को पागल कर देता है। बेखबर समझा था कोई देख नहीं रहा है। पागल जो था, पागल कुछ भी कर सकता है, हर गुनाह कर गुजरता है और मुतमईन रहता है क्योंकि पागल है और जानता ही नहीं देयर इज़ अ लॉ ऑफ रेट्रीब्यूशन इन ऑल थिंग्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, विजिबल और इनविजिबल। उसने अपनी बड़ी बड़ी पीली मलगजी आंखें गोल गोल घुमाते हुए कहा। हम दोनों एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। माइल्स फ्रैंक की मशहूर नावल सम एवरीडे फोक एंड डॉन में मैंने ये जुमला पढ़ा था। मुझे फौरन याद आ गया, यार इस शख्स का तो मुताला भी गहरा मालूम होता है, पढ़ा लिखा आदमी है। मैंने जमील से कहा, ज़रूर किसी अच्छे ओहदे पर फाइज रहा होगा।
اب وقت کے ہاتھوں رسوا ہو رہا ہے بیچارہ۔ جمیل نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے جواب دیا، عموماً انسان کی قدر و منزلت کا اندازہ اور تعین اس کے حلیے اور وضاقتہ کے لحاظ سے کیا جاتا ہے، لیکن اس انسان کے سلسلے میں ہم لوگ دھوکہ کھا گئے۔ ہم دونوں بہت دیر تک اس دن اس کے بارے میں ہی باتیں کرتے رہے۔ یہ سب کیا ہے؟ مصیبتیں تو دو ہی صورتوں میں آتی ہیں، یا تو عذاب الہی ہو یا پھر آزمائش۔ یہ کس زمرے میں آتا ہے یہ تو ہم لوگ فیصلہ نہیں کر پائے، لیکن اس کے لیے ہمدردی کے ساتھ ساتھ عزت بھی پیدا ہو گئی ہمارے دلوں میں۔ میں تو اس دن کے بعد سے روز اس کا انتظار کرتا، لیکن پھر وہ ہماری کالونی کے پاس نظر نہیں آیا۔ جب کورونا کا زور کم ہوا تو مجھے ہفتے میں 3 دن آفس جانا پڑتا تھا۔ ایک دن میں آفس سے آ رہا تھا تو میں نے اس کو بڑی کسمہ پرسی کے عالم میں دیکھا۔ چلچلاتی دھوپ تھی اور وہ ایک گھنے درخت کے نیچے اپنے بوری سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں کسی انسان دوست نے اسے ایک پیکٹ میں کھانے کو دیا۔ وہ فوراً ایسے کھانے لگا جیسے کئی دن سے بھوکا ہو۔ میں کار میں بیٹھا یہ سب دیکھتا رہا۔ جب اس نے کھانا ختم کر لیا تو اس سے ملنے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ اپنی بوری کے اوپر بیٹھ گیا، جیسے ڈر ہو کہ میں اس کی دولت چھین لوں گا۔ اس کی اس حرکت سے میرا تجسس اور بڑھ گیا۔ آخر اس میں ایسا کیا ہے جس کی حفاظت کی فکر اس کو اس زب و حالی کے باوجود رہتی ہے؟ ایسا کیا ہے اس بوری میں بھائی؟ میں نے پھر اس سے وہی سوال کیا جو پہلی ملاقات میں بھی اس سے کر چکا تھا۔ اس نے بھی کم و بیش وہی جواب دیا جو اس وقت دیا تھا، کسب۔ کسب کیا؟ میں چکرا سا گیا۔ میرے لیے بالکل نیا لفظ تھا۔ ہر ایک عمل کا نتیجہ اس کا کسب ہوتا ہے، عمل برا ہو یا اچھا، کسب ہی ہوتا ہے۔ کسب ہے میرا، اس نے بڑے عالمانہ انداز میں جواب دیا۔ اچھا، تو اس میں تمہاری زندگی بھر کی کمائی ہے؟ میں نے اس کے پہلے کہے ہوئے الفاظ دہرائے، لیکن اس نے موضوع ہی بدل دیا اور خلا میں ٹکٹکی باندھے بولنے لگا۔ آسمانی کتابوں میں لکھا ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ نفس کا غلام آدمی بن جاتا ہے، وحشی، درندہ۔ درندہ ہی کہو گے نا اس کو، پاگل۔ گناہ کرتے وقت پھول جاتا ہے جانور جو ہے۔ گناہ کی لذت تو صرف منٹوں کی ہوگی، اثرات باقی رہ جائیں گے۔ کون ہے وحشی درندہ؟ کیا گناہ کیا اس نے؟ کیسے اثرات؟ میں نے سوالات کی بوچھار کر دی، لیکن وہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا، پھر اپنا سر اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان چھپا کر سسک سسک کر رونے لگا۔ لگتا تھا کوئی غم ہے، ملال ہے جو اس کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ میرا دل پسج گیا۔ بھائی کیا غم ہے؟ مجھے بھی بتاؤ، میں بھی غم کا مارا ہوں۔ کلی، کلی، خوبصورت کلی، نرم و نازک، تم نے تو دیکھی ہوگی نا، اس کو پھول بننا چاہیے تھا، لیکن کلی کو پھول بننے نہیں دیا۔ اب مالی کے دل سے پوچھو، پودے کی دیکھ بھال میں تو بڑی محنت لگی ہوگی، انتظار بھی کر رہا ہوگا کلی کب پھول بنے گی، لیکن کلی کو مسل ڈالا۔ مرجھائی کلی کو بھی مسلتا رہا۔ بدذات درندہ صفت کو ڈر بھلا کیوں ہوتا؟ قانون کے چوکیداروں سے پرانا ناتا جو تھا۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ کس کلی اور پھول کی بات کر رہے ہو؟ کس نے کیا یہ سب؟ کون تھا وہ مالی؟ میں جذباتی ہو کر پوچھتا چلا گیا، کیونکہ میری معصوم بیٹی کی تصویر میرے صفحۂ ذہن پر بننے لگی تھی۔ میری آنکھیں بھی بے وفائی کر گئیں، میرا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا، لیکن میرے سوالات، میرے جذبات اور میرے رد عمل سے بے نیاز وہ خلا میں گھورتا رہا۔ کبھی قہقہ لگاتا تھا، کبھی رونے لگتا تھا، اور کبھی یا حق کی صدا بلند کرنے لگتا تھا۔ میں غمناک یادوں کا بوجھ دل پر اٹھائے گھر جانے کے لیے کار کا دروازہ کھول ہی رہا تھا کہ بلند آواز میں پھر گویا ہوا۔ غالب بکتا ہے، دیوانہ شاعر تھا، کہتا تھا آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک۔ اکبر الہ آبادی نے پتے کی بات کی ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ آہ جو دل سے نکالی جائے گی، کیا سمجھتے ہو کہ خالی جائے گی؟ مظلوم کی آہ بھی کیا شے ہے، نظر نہیں آتی بھائیوں، لیکن بڑا اثر رکھتی ہے۔ اور قدرت کی پرواز تو دیکھو،
पलक झपकने से पहले उस अदालत में पहुंच जाती है जहां पूरा इंसाफ मिलता है। दुनिया की बाज अदालतों की तरह वहां इंसाफ में खोट नहीं होता। हा 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 हा। क्या तुमको भी इंसाफ नहीं मिला? बड़े गम के मारे लगते हो मेरी तरह। बताओ मुझे, दिल हल्का कर लो। मैं कहता रहा लेकिन वो मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता कुछ बड़बड़ाने लगा और फिर वही सदा लगाने लगा, या हक, इस्तग़फ़ार ही निजात का ज़रिया है। उस दिन के बाद से मैं ऑफिस जाते वक्त घर से नाश्ता उसके लिए बनवा कर ले जाता और ऑफिस से आते वक्त खाना उसको खरीद कर देने लगा। एक दिन मैं खाना लेकर गया तो देखा उसी दरख्त के नीचे खड़ा था और हाथ हिला हिला कर ऐसे बोल रहा था जैसे किसी अपने से मुखातिब हो जो उसके सामने खड़ा हो। कभी अपने सर को पीटने लगता, कभी हाथ जोड़ता और कभी बड़ी लजाजत के साथ मिन्नत समाजत करता, छोड़ दो मेरा पीछा, छोड़ दो मेरा पीछा। कौन पीछा कर रहा है? मैंने उसके करीब जाकर पूछा। तौक क्या होता है जानते हो? देखा है तौक? उसने अपनी खौफनाक आंखें कदरे फैलाते हुए सवाल किया। उसका सवाल मुझे बेमौका लगा लेकिन फिर भी मैंने जवाब दिया। तौक भारी हल्का होता है जो मुजरिमों और दीवानों के गले में डाला जाता है। मेरे जवाब को नज़रअंदाज करते हुए उसने ज़मीर के बारे में बोलना शुरू कर दिया। ज़मीर बड़ी अजीब चीज़ है। जब तक मुर्दा रहता है खूब मज़े करो, चैन की बंसी बजाओ और जो दिल चाहे करते रहो, लेकिन जब जिंदा हो जाता है तो ज़िंदगी अजाब बना देता है। एहसासात मलामत के ऐसे कचोके लगाने शुरू करते हैं कि रूह जख्मी ही नहीं लहू लुहान हो जाती है। पछतावे का तौक डाल देता है गर्दन में। अब घूमते रहो उस तौक के साथ। साला ऐसे ही अनाप शनाप बकता रहता है, क्यों लग रहे हो उसके मुंह? एक लड़का जो करीब ही में साइकिल की मरम्मत की दुकान पर काम कर रहा था मेरी तरफ देखकर बोला। किसी की गर्दन में कभी तौक देखा है? वो मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगा। देखो साहब, तौक की बात कर रहा है। लगता है जेल से अभी फरार हुआ है और अब पागल हो गया है। ऐसे ही हरदम ऊधम मचाता रहता है। मैं तो रोज उसके तमाशे देखता हूँ। ये कैसे सोच लिया तुमने? मुझे उसकी ये बदगुमानी पसंद नहीं आई। बातें ही ऐसी करता है। साइकिल मरम्मत करने वाले लड़के ने जवाब दिया और फिर वो बताने लगा कि हर एक को सड़क पर रोकता था और पूछता था कि क्या उनके पास ज़मीर है, और फिर खुद ही जवाब देता था कि ज़मीर तो इंसान के पास होता है, इंसान अब कहाँ रहा। मुमकिन है किसी जुल्म का मारा हो। मैं कहकर वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। इंसान तलाश कर रहा हूँ, क्या तुम हो? क्या इनके सर पर तुमको सींग नजर आ रहे हैं? साइकिल मरम्मत करने वाले लड़के ने हंसकर पूछा। जानवर होने के लिए सींग की जरूरत नहीं होती। हैवान और इंसान में सिर्फ अक्ल का फर्क होता है। अक्ल जो खैर और शर का शऊर सिखाती है, नेकी और बदी, सही या गलत का इदराक ही आदमी को इंसान के दर्जे पर फाइज करता है। वो लफ्ज़ अक्ल पर बहुत ज़ोर देते हुए ऐसे फाजिल आलिम के अंदाज में बोला, दो किस्म के इंसान होते हैं, इबादत करने वाले और अल्लाह से मोहब्बत करने वाले। तुम किस किस्म के इंसान हो? भाई, जो इबादत इलाही करता है वही अल्लाह से मोहब्बत भी करने वाला होता है। थोड़ी देर तक वो फलक शिगाफ कहा लगाता रहा, फिर मुझे ऐसे समझाने लगा जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ किसी मकतब का और वो मेरा उस्ताद। गौर से सुनो, इबादत करने वाले दूसरों को अजियत दे सकते हैं। मस्जिदों में ऐसे बड़े इबादत गुजार मिल जाएंगे जिन्हें शऊर सजदा ही नहीं है। मस्जिद से निकलकर जुल्म और बेईमानियाँ करते हैं, लेकिन अल्लाह से मोहब्बत करने वाले उसकी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। उनके सजदे मार्फत इलाही के तकाजे के तहत होते हैं। वो वाकई में इंसान होते हैं। बड़ी पुरस्रार शख्सियत थी उसकी। देखने में पागल लगता था लेकिन गैर मुतवाज़न अंदाज में अक्सर बहुत वज़नी बातें कह जाता था। कभी अखलाकियात पर तबसरा करता था, कभी फ़लसफ़ियाना इस्तिलाहात और ऐसे अक़वाल का हवाला देता था कि लगता था कि वो मज़हबियात का भी गहरा मताला किए हुए है। जो कुछ कहता था बड़ी दानाई की बात ही कहता था। एक बाअक़ल नासिह की तरह किस पेशे से ताल्लुक़ रखता होगा ये तय कर पाना मुश्किल था। ज़बान व बयान से भी
ऐसा और शुस्ता कि जी चाहता था सुनते ही रहें। अब मुझे उसकी बातें बेसरोपा नहीं मालूम होती थीं, सिर्फ बोलने के अंदाज और चेहरे के तासुरात गवाही देते थे कि उसका जहन और क़ुव्वत फ़िक्र मुंतशिर है। एक दिन मामूल के मुताबिक ऑफिस से घर वापस होते हुए उसको खाना देने के लिए गया तो वो दरख्त के नीचे नहीं था। इधर उधर मैंने नज़र दौड़ाई तो देखा सड़क के उस पार अपनी बोरी पीठ पर लादे कहीं जा रहा था और आसमान की तरफ देखकर या हक की सदा लगा रहा था। मैं दरख्त के पास अपनी कार पार्क करके उसकी तरफ चल दिया। उसने मुझे देखा लेकिन मुझे नज़रअंदाज करके सड़क के किनारे चलता रहा और चीख चीख कर कहता रहा, या हक इस्तग़फ़ार करो, जो हमारे गुनाहों का गवाह है वही काजी भी है, या हक। बोरी बहुत भारी है, पीठ तुम्हारी ज़ख्मी है, लाओ मैं उठा लूँ। उसको लड़खड़ाते हुए देखकर मैंने उसके करीब जाकर अज़राए हमदर्दी कहा। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और मुझे अजीब नज़रों से घूर कर देखा और बोला, मेरा बोझ तुम उठाओगे? हाँ उठा लूँगा, मैं जवान हूँ। तुम बोझ कैसे उठा लोगे? बोझ तो सबको अपना खुद ही उठाना है, जवान हो या बूढ़ा। और फिर तुम्हारी पीठ पर तो खुद तुम्हारा अपना बोझ है। उसने मेरी पीठ की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, बोझ मेरी पीठ पर तो कोई नहीं है, हाँ तुम्हारी पीठ पर नज़र आ रहा है। मैंने जवाब दे दिया, लेकिन मेरा जी चाहा उसको बताऊं कि पीठ पर नहीं मेरे सीने पर ज़रूर बोझ है, ऐसे गम का जो हल्का नहीं हो पा रहा। मेरा जवाब सुनकर वो और ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगा। यही तो मुश्किल है बेशऊर इंसान की, दूसरों की पीठ पर बोझ नज़र आता है और ख़ुद जो बोझ ढो रहे होते हैं उसकी खबर है और ना एहसास। उसका लहजा कदर जारहाना और हिकारत आमेज़ था। उसके लहजे में तहक़ीर की यह आमेज़िश मुझे सख्त नागवार गुजरी। मुझे महसूस हुआ कि वो मेरी हमदर्दी और खैरख्वाही के जज्बे का मजाक उड़ा रहा है। गुस्सा तो आया, लेकिन ये सोचकर चुप रहा कि ये बेचारा पागल है, दीवाना है, जो जहन में आता है ज़बान पर ले आता है। ज़बान पर भी काबू अक्सर सहीहुल आवाज़ को नहीं होता। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि वो फिर गोया हुआ, लेकिन इस बार मुझसे मुखातिब नहीं था। खला में मुसलसल घूरता जा रहा था। नादान इंसान, बोझ का एहसास होगा कैसे? जब तक गुनाह का एहसास नदामत और पशेमानी में तब्दील न हो जाए। और उसके लिए एक आँख दरकार है जिससे इंसान अपने अंदर झांक सके। झांक कर तो देखो अपने अंदर। यू कैन फूल अदर्स बट कांट लाई टू योर सोल। फिर बोझ लेकर तुम में से बहुत मेरी तरह अपनी पीठ पर घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे। कहते कहते वो ज़ारो क़तार रोने लगा। अब तक वो मेरे लिए मुअम्मा बना हुआ था, कौन है ये, जालिम या मजलूम? लेकिन अब मुझे यकीन सा हो चला कि ज़रूर उससे किसी बड़े गुनाह का इर्तिकाब हुआ है और एहसास जुर्म ने उसको ऐसे रूहानी हैजान में मुब्तला कर दिया है कि वो ज़हनी तवाज़ुन ही खो बैठा। बोझ का एहसास उसको होगा और वो ही अपनी पीठ पर ढोता फिरेगा जिसने कोई संगीन गुनाह किया होगा। तुमसे लगता है कोई बड़ा गुनाह सरजद हुआ है। मैंने तो ऐसा कोई गुनाह किया ही नहीं। अभी मैं कहने ही जा रहा था कि मेरे जहन के पर्दे पर मेरी पहली बीवी, जिसको मरे हुए कई साल हो गए थे, की तस्वीर उभर कर आ गई। आईना दिखा रही थी वो। तुम्हारी पसंद की लड़की से राहो रस्म ख़त्म करवाने की गरज से तुम्हारी माँ ने मुझ जैसी बेसहारा लड़की का इंतखाब किया था और तुम अपनी माँ को खुश करने के लिए मुझे ब्याह कर अपने घर ले आए थे। उसका एहसास मुझे जब हुआ जब तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल न किया और उससे बदस्तूर रिश्ता कायम रखा। मजबूर थी, बोसीदा थी, छत थी मेरी, लेकिन सर छुपाने की जगह तो थी, सो खामोश रही। फिर भी उसके इसरार पर 3 तलाक देकर मुझे घर से भी महरूम कर दिया। तुम्हारी माँ तमाशा देखती रही। मैं गम न बर्दाश्त कर सकी, कहाँ जाती, दुनिया ही छोड़ दी। झांक कर तो देखो अपने अंदर, झांक कर तो देखो। कांट लाई टू योर सोल, कांट लाई टू योर सोल। पागल के ये जुमले मेरे ज़मीर के कानों तक पहुँच गए थे। मैं अभी अपने बिखरे हुए आसाब यकजा करके सर उठाते हुए अपने ज़मीर को अपना मती करने की हर मुमकिन कोशिश कर ही रहा था कि वो फिर बोलने लगा।
ताइब का बड़ा मर्तबा होता है अल्लाह की नज़र में। तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, इससे पहले कि मौत की हिचकी तौबा का दरवाज़ा बंद कर दे। नदामत निजात का जीना है भाइयों। रिपेंटेंस इज सैल्वेशन, रिपेंट एंड बी सेव्ड, नेवर टू लेट टू मेंड। कभी वो उर्दू में बोलता था और कभी अंग्रेज़ी में। आवाज़ का उतार चढ़ाव ऐसा था जैसे वो मुबल्लिग़ हो या मुक़र्रर और एक कसीर मजमे को खिताब कर रहा हो। उसका कहा हर लफ्ज़ इस तरह मेरे ज़मीर को झंझोड़ने लगा कि वो बगावत पर उतर आया। ऐलान जंग कर दिया उसने मेरे ख़िलाफ़। मलामत के तीर बरसाने लगा। खुद जुल्म करके अपने को मज़लूम समझते रहे और चले थे पागल का बोझ उठाने। अभी मैं अपने बिखरे हुए ज़मीर को लगाम देने की कोशिश कर ही रहा था कि या हक़ कहता हुआ वो सड़क पार करने लगा। अचानक तेज़ रफ्तार कार ने उसको अपनी लपेट में ले लिया। उसकी बोरी एक लम्हे के लिए हवा में मुअल्लिक़ होकर मेरे कदमों के करीब आकर फट गई। पागल मर गया। सड़क के राहगीर चीख रहे थे और मैं फटी फटी आँखों से हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे बड़े नुकीले पत्थरों के साथ बिखरी हुई वो कॉपियाँ किताबें देख रहा था जिस पर ब्राउन कागज़ चढ़ाकर मैंने अपनी गुड़िया का नाम बड़ी नफासत से लिखा था।